Hello, my dear friends. In this session, we will discuss about the GNU inorganic portions 2019. So, in oxyhemoglobin, the iron center is the best described as. तो पहले हम हेमोग्लोबिन को समझ लेते हैं. तो हेमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है. तो जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द हेमोग्लोबिन को समझ लेते हैं. व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द हेमोग्लोबिन, राइट? तो दिस हेमोग्लोबिन दैट कंटेनिंग हेम यूनिट, दैट मीन्स पॉरफायरिन रिंग. तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन के अंदर कौन सी रिंग होती है? पॉरफायरिन रिंग. तो फोर्थ कोऑर्डिनेट साइड में आपके पॉरफायरिन रिंग्स होंगी एंड फिफ्थ कोऑर्डिनेट साइड ऑफ द इमिडाजोल. ठीक है, तो ये हो गया डीऑक्सी फॉर्म ऑफ द hemoglobins. So deoxy form of hemoglobins are 5 coordinated and the iron is which oxidation state? This iron is plus 2 oxidation state. This iron is plus 2 oxidation state and obviously high spin. High spin. If you observe this structure is just like, if you observe this structure is just like square pyramidal, right? Because pyramid form कर रहा है तो ये आपका structure कैसा है? Square pyramid. क्या करेगा? ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करेगा. बाद में ऑक्सीजन जैसे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहा है? 6 कोऑर्डिनेट साइट्स पे और आपको मिल रहा है ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड द फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन. अब ऑक्सीजन कैसे कोऑर्डिनेट करेगा वो इंपॉर्टेंट है कि डीऑक्सी फॉर्म में स्क्वायर पिरामिडल था और ऑक्सी फॉर्म में इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जा रही है, इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो रही है. तो हमें वो देखना है कि किस टाइप से आपकी कन्फर्मेशन चेंज हो रही है. तो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट हुआ और ऑक्सीजन कैसे कोऑर्डिनेट होगा? बेंड फॉर्म में, नॉट ए लीनियर फॉर्म, राइट? और ये आपकी क्या है? पॉरफायरिन. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इज कन्वर्टेड इनटू द कोऑर्डिनेशन नंबर 6. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 काय में कन्वर्ट हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर. स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्टाहेड्रल. स्क्वायर पिरामिडल काय के अंदर कन्वर्ट हो चुका है? ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो चुका है. सेकंड थिंग ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड है आपका, ये जो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड है वो कैसे है? बेंड फॉर्म. इस ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड आर बेंड फॉर्म. अब ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रॉन्स पेयर किसकी तरफ आएंगे? इसकी तरफ. यानी ये जो ऑक्सीजन है ये कौन से फॉर्म में है? O2 नेगेटिव. और O2 नेगेटिव को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड. सुपर ऑक्साइड. इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन्स इसका ले लिया है तो Fe+2 इज कन्वर्टेड इनटू दी Fe+3. Fe+2 is converted into the Fe+3. So iron is which oxidation state? This iron is +3 oxidation. और this oxygen is which form? सुपर ऑक्साइड फॉर्म. ये ऑक्सीजन कौन से फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? सुपर ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम है, राइट? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम है. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आएगा तो हाई स्पिन नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे Fe+2 इज कन्वर्टेड इनटू Fe+3 और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू दी लो स्पिन. और हाई स्पिन क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? लो स्पिन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे देयर आर सो मेनी मेथड्स है कि आप यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि इसके बेस पर, कन्वर्जन की बेस पर, यहाँ पे कन्फर्मेशन कैसे चेंज हो रहा है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑक्टेडल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीजें आएगी. तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? द आंसर इज द लो स्पिन एंड F is the +3 oxidation state. Why F is the +3 oxidation state? Because this oxygen exists in the superoxide form, not dioxygen form. क्योंकि ये काय के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? सुपर ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, नॉट ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, नॉट ए लो. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा थर्ड वन. तो ये एक थिंक है जिससे आप सोच सकते हो कि डीऑक्सी फॉर्म के अंदर वो पिरामिडल है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जैसा है, बट वो जैसे ही ऑक्टाहेड्रल में जा रहा है, Fe+3 में जा रहा है, तो वो लो स्पिन हो जा रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझना होगा. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. क्या पूछा गया है आपको यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मेटल ओलिफिन इंटररिएक्शंस एंड एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन मेटल ओलिफिन बाय बैक डोनेशन. तो यहाँ पे बैक डोनेशन की बात हो रही है. अगर आपने जिस सॉल्ट का नाम सुना होगा, प्लेटिनम Cl3 C2H4 नेगेटिव जिसो. तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर करके चलते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है? मेटल ओलिफिन की बात हो रही है. तो प्लेटिनम अटैच टू ओलिफिन एंड द मेटल इज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस प्लेटिनम इज +2. तो ये क्या दिखा सकता है? बिकॉज मेटल ओलिफिन एक्ट एज ए पाई एक्सेप्टर. दिस मेटल ओलिफिन एक्ट एज ए पाई एक्सेप्टर. तो जो कोऑर्डिनेटेड ओलिफिन्स होते हैं वो
एक्सेप्टर जैसे बिहेव कर रहे हैं, और जो नॉन कोऑर्डिनेटेड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर के जैसे होंगे, और जो कोऑर्डिनेटर होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर सकते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दिस साइड इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बिकॉज इसको कौन अटैच है। तो यहाँ पे अगर हम बैक बॉन्डिंग करेंगे, बिकॉज मेटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो दे जनरली शोज बैक बॉन्डिंग। और ये क्या दिखाएगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, और बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग ये जो sp2 सेंटर है, sp2 सेंटर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 pi बॉन्ड, this sp2 center, because sigma bonds are involved in the hybridization, pi bond does not involve in the hybridization. So for their back bonding, what will be happens, this sp2 center is converted into the sp3। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जा रही है आपकी, वो क्या हो जा रही है, sp3 हाइब्रिडाइज, किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्ड, बिकॉज ऑफ, तो लीड टू द डिक्रीज द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इंक्रीजेस बिकॉज डबल बॉन्ड से कायों के अंदर जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने चाहिए थे, नॉट ए डिक्रीज, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। चेंज इन दी फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, अगर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पे भी आपकी क्या होंगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, देयर इज नो चेंज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होगा चेंज, सिंपली हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम ओलिफिन sp2 इज कन्वर्टेड इनटू दी sp3। तो sp2 काय के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दिस sp2 इज कन्वर्टेड इनटू दी sp3, किस वजह से, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, बिकॉज उसने पाई डोनेशन की बात करा है, और पाई डोनेशन का हमने क्या बोला है, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, राइट। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दिस आंसर इज थर्ड वन, द आंसर इज दी थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लैपोटी अलाउड है या फॉरबिडन है, स्पिन अलाउड है या फॉरबिडन, तो किस वे से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि हमको पता है कि स्पिन सिलेक्शन रूल और सिलेक्शन रूल को देख लेते हैं पहले, और उसके बाद लैपोटी सिलेक्शन रूल को देखते हैं कि वो क्या होते हैं। तो पहले स्पिन सिलेक्शन रूल की बात करते हैं, तो इन स्पिन सिलेक्शन रूल डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देयर इज डज नॉट चेंज द स्पिन, डज नॉट चेंज द स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कोई भी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो d5 केस की बात करें, d5 केस की अगर हम बात करते हैं जनरली 1 2 3 4 और 5, आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अगर जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पे कर रहे हो, तो स्पिन क्या हो जा रही है आपकी, दिस स्पिन इज चेंज। तो यहाँ पे अगर इसका हम टोटल स्पिन क्वांटम नंबर निकालते हैं, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे, तो ये हो जाता 5/2, हाफ हाफ हाफ, यानी कितने आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका टोटल कितने हो रहा है 5/2। यहाँ पे देखोगे ये एक इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, और ये तो पेड वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे आपकी आ रही है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यूज आ रही है 3/2, यानी यहाँ पे स्पिन चेंज हो चुकी है। अगर आपका ये चेंज हो चुका है, तो ऑब्वियसली आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी चेंज होगी। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s+1, तो 2 इंटू एस कितना है आपका 5/2+1, तो ये हो जाएंगे आपके 6, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है 6, इसकी निकालते हैं 2 इंटू 3/2+1, दिस 2 टू आर कैंसिल, ये हो रहा है 4, एक 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज चेंज, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज चेंज, राइट। जहाँ पे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है वो स्पिन फॉरबिडेंट होंगे, यानी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू 0, यानी फॉरबिडेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स D1 केस लेते हैं, D1 केस आपको दिया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किया आपने, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कहाँ पे चले गया, T2G का कन्वर्ट हुआ है EG के अंदर चले चुका है, जा चुका है आपका इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे देखते हैं टोटल स्पिन क्वांटम नंबर आपकी कितनी है, +1/2, और यहाँ पे आप बात करोगे यहाँ पे भी कितना है, +1/2, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द स्पिन, देयर इज नो चेंज इन स्पिन। और अगर इसका टोटल स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू +1/2 है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, इस 2 इंटू 1/2+1, तो ये भी आ रहा है आपका 2, और ये देखो इसका भी कितना आ रहा है 2, तो बोथ आर गिव्स 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही है आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसका मतलब ये होगा डेल्टा इज इक्वल टू 0, और ये अलाउड हो चुका है, इसको हम बोलते हैं अलाउडेड, और इसको हम बोलेंगे फॉरबिडन, यानी आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस द स्पिन नेवर बी इन्वर्ट, स्पिन इन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसी को हमने बोलते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू और स्पिन अलाउड। तो स्पिन अलाउड की मीनिंग आपको समझ आ गए। अब लैपोटी की बात करते हैं, लैपोटी में क्या होता है, पैरिटी नेवर बी चेंज, ठीक है। पैरिटी जो है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल्स जिरेट एंड अनजिरेट, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होना चाहिए पैरिटी मस्ट बी चेंज, यानी जिरेट टू जिरेट ट्रांजिशन हो रहा है आपका, या अनजिरेट टू अनजिरेट ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये फॉरबिडेंट होगा, फॉरबिडेंट हो। बट जिरेट टू अनजिरेट ट्रांजिशन हो रहा है या अनजिरेट टू जिरेट ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन क्या हो गया आपके
अलाउड हो, दिस ट्रांजिशन इज अलाउड ट्रांजिशन। तो हमको पता है कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो जिरेट होते हैं, जो पी ऑर्बिटल्स वाले होते हैं वो अनजिरेट होते हैं, डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो जिरेट होते हैं, और एफ ऑर्बिटल जो होंगे वो अनजिरेट होते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स आपका जाएगा, इलेक्ट्रॉन एस से पी में जा सकता है, पी से डी में जा सकता है, डी से एफ में जा सकता है, ये अलाउड हो गए। मगर डायरेक्टली आप एस से डी में डालोगे तो फॉरबिडन होगा, पी से एफ में डालोगे तो फॉरबिडन होगा। इसलिए जिरेट टू अनजिरेट इज अलाउड, अनजिरेट टू जिरेट इज अलाउड, जिरेट टू अनजिरेट इज अलाउडेड, बिकॉज डायरेक्टली आपका ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन है कि पैरिटी मस्ट बी चेंज इन दी रैपर्स। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि निकल इज विच ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल इज प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर आर 6, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल is split into the two energy levels with T2G, or octahedral is split into the two energy level T2G and H. So nickel is plus to oxidation state, this one is 3D, 3D। इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका अगर हम निकालेंगे टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की अगर बात करते हैं, डेल्टा एम एस, ये प्लस माइनस आर कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज 1। टोटल स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास 1 निकल चुके हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएंगी? 2s प्लस 1, एस का हम निकालिए कि एस कितना है आपके पास? 1 है, तो पुट कर देते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 इज, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है अभी? 3 आ रही है, राइट। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेंगे, फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन व्हाट विल बी हैपन? फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पे किया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किया है और आपको इस टाइप से मिल रहा है। फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 1 2 3 4 5, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल गया, राइट। तो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए? ये तो पेयर है, ये तो पेयर है, ये भी पेयर है, और दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, और दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर कितना आ चुका है? 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लिसिटी अगर s इज इक्वल टू 1 है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? 3, यानी देयर इज नो चेंज इन द स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब यहाँ पे ये ट्रांजिशन कौन सा होगा? अलाउड ट्रांजिशन होगा। यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस ट्रांजिशन इज द स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, दैट ट्रांजिशन इज द स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। कितना अच्छा है, कितना ईजी है समझने के लिए, ठीक है। अब जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल वो जिरेट होते हैं। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे आप समझने की कोशिश कर रहे हो, जो डी है, दिस डी आर जिरेट, T2G भी है, T2G और EG। ट्रांजिशन कहां से क्या हो रहा है? G2G हो रहा है, और G2G ट्रांजिशंस क्या होंगे? ऑर्बिटल होंगे, बिकॉज पैरिटी नेवर बी चेंज। ठीक है, पैरिटी क्या हो रही है आपकी? चेंज होनी चाहिए। G2G इज फॉरबिडन, U2U इज फॉरबिडन, G2U इज अलाउड और U2G इज अलाउड। तो ये G2G जा रहा है, यानी जिरेट टू जिरेट जा रहा है, डी से डी में ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए ऑल डी डी ट्रांजिशंस आर लैपोटी फॉरबिडन, बट स्पिन अलाउड। ऑल डी डी ट्रांजिशंस आर स्पिन अलाउड बट लैपोटी फॉरबिडन। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये लैपोटी फॉरबिडन है और स्पिन अलाउड है, क्योंकि यहाँ से स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही है, स्पिन इन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी जैसे का वैसे जा रहा है। तो स्पिन इन्वर्ट नहीं हो रहा, इसका मीनिंग है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होगी तो स्पिन अलाउड होगा, और पैरिटी चेंज होगी तो लैपोटी अलाउड होगा। बट यहाँ पे पैरिटी चेंज नहीं हो रही है, जी से जी में जा रहा है, T2G से EG में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे लैपोटी फॉरबिडन है बट स्पिन अलाउड। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन आपको मिल चुका है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वैलेंशियस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द शेप, और शेप क्या होते हैं वो समझ लीजिए पहले, क्योंकि हमें शेप और ज्योमेट्री में कंफ्यूजन हो जाता है। शेप होते हैं विदाउट लोन पेयर, यानी ओनली बॉन्ड्स पेयर। शेप होते हैं ओनली बॉन्ड्स पेयर, और ज्योमेट्री होती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री होती है लोन पेयर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या देखना पड़ेगा? ओनली बॉन्ड्स पेयर। तो यहाँ पे देखते हैं SnCl2 कार्बन, सॉरी दिस इज कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली का एलिमेंट्स है। तो दैट कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ सराउंडिंग क्लोरीन इज 2, यहाँ पे 2 लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए लोन पेयर। इफ यू ऑब्जर्व, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 1 और 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज दी हाइब्रिडाइजेशन। तो 2 बॉन्ड्स पेयर 1 लोन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज 3, और इलेक्ट्रॉन्स पेयर अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगी sp2। 1 lone pair, 2 bonds pair, the shape of this molecule is इस टाइप से दिख रहा है, just like bent, just like V shape।
विदाउट लोन पेयर, वी दिख रहा है आपको विदाउट लोन पेयर, क्योंकि आपको ओनली बॉन्ड पेयर देखना है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है जस्ट लाइक बेंट, इसका मतलब ये जो होगा वी शेप होगा और बेंट। सेकंड आपको दिया है, सेकंड वन इज द XeF2, xenon containing how many valence electrons? xenon containing 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, xenon के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग फ्लोरीन कितने हैं? नंबर ऑफ सराउंडिंग फ्लोरीन इज 2, तो 2 बॉन्ड्स पेयर हो जाएंगे यहाँ पे, एंड द रिमेनिंग एक्ट एज ए लोन पेयर, so remaining act as a lone pair. So number of sigma bonds is 2 and number of lone pair is 3, so total number of electrons pair is 5. 5 electrons pair के लिए hybridization क्या हो जाएंगे? sp3 dehybridize, और if hybridization is sp3d, geometry is tbp, geometry is tbp, यहाँ पे आप tbp अरेंज कर सकते हो xe। जब भी tbp आएंगी तो यहाँ पे बेंट रूल एप्लीकेबल होगा, यानी बेंट रूल बोलता है कि लोन पेयर ऑलवेज एग्जिस्ट इन दी इक्वेटोरियल पोजीशन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इन एक्सियल पोजीशंस। विदाउट लोन पेयर आपको ये कैसे दिख रहा है? बोथ फ्लोरीन इज 180 डिग्री, इसका मतलब लीनियर, इसका शेप क्या हो जाएगा? लीनियर, बट ज्योमेट्री इसकी टीबीपी आएगी। ओके, क्लियर हो चुका है? इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। NH3 की बात करते हैं। NH3 नाइट्रोजन कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर। 3 sigma bonds and 1 lone pair, hybridization is sp3, but shape of this molecule is pyramidal shape, pyramidal shape because 1 lone pair 3 bond pair आपको pyramid जैसे दिखेंगे, राइट? pyramid। और लास्ट वन आपका दिया है, दिस वन इज दी BRF3, राइट? तो BRF3 को हम कैसे निकालेंगे देख लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं। तो बोरॉन कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? दिस बोरॉन कंटेनिंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। सराउंडिंग फ्लोरीन कितने हैं? नंबर ऑफ सराउंडिंग फ्लोरीन इज 3, तो 3 सराउंडिंग फ्लोरीन आपको मिल रहे हैं, एंड द रिमेनिंग एक्ट एज ए लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 3 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इज 2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3d। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी, ज्योमेट्री आपको कैसे देखेंगे? जस्ट लाइक tbp। यहाँ पे आप ब्रोमीन रख सकते हो। लोन पेयर इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन दी इक्वेटोरियल पोजीशन, तो यहाँ पे आप फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। विदाउट लोन पेयर आपको शेप कैसे दिख रहा है? लोन पेयर को हटा दो तो आपको टी जैसे बना हुआ दिख रहा है, जस्ट लाइक टी, तो इसका शेप कौन सा हो जाएगा? टी शेप। दिस वन इज अ टी शेप, तो आंसर आ जाएगा वी शेप, लीनियर, पिरामिडल एंड टी शेप रिस्पेक्टिवली। दैट्स व्हाई द आंसर इज द फोर्थ वन, दैट्स व्हाई द आंसर इज द फोर्थ। काफ़ी ईजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पूछ लिया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है? कंसिडरिंग फॉलोइंग रिएक्शंस, ये 2 रिएक्शंस आपको दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड। चूज द करेक्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट, द अबाउ रिएक्शन इज द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। तो यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। तो मैं प्रिंसिपल समझा देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किसके अंदर होगा। पहले मैं ये बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस आपको किसमें हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस अगर आपका हार्ड एसिड है एंड हार्ड बेस है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर सॉफ्ट एसिड है एंड सॉफ्ट बेस है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होगा, यानी इसमें आपका अडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? अडक्ट, ठीक है? और वीक इंटरेक्शन की अगर बात करेंगे तो एक हार्ड एसिड होगा और एक हार्ड एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस हो जा रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, वीक इंटरेक्शन कहाँ पे होगा। यानी आपने क्या कर लिया है? एक हार्ड एसिड के साथ सॉफ्ट बेस कर दिया है, या फिर सॉफ्ट एसिड के साथ हार्ड बेस कर दिया है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शंस होगा वो वीक इंटरेक्शंस होगा, और यहाँ पे जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाएंगी। जहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट आ जाता है, दोनों में एक हार्ड है और एक सॉफ्ट है, एसिड हार्ड है, बेस सॉफ्ट है, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इज मोर प्रिफर दैन दी अडक्ट फॉर्मेशन। और जहाँ पे हार्ड हार्ड कंसेप्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट एसिड वाला कंसेप्ट है, वहाँ पे अडक्ट फॉर्मेशन। तो देख लेते हैं, कॉपर जो होता है, कॉपर इज सॉफ्ट, कॉपर इज सॉफ्ट, और सल्फर आल्सो सॉफ्ट, सल्फर आल्सो सॉफ्ट। तो ये क्या जनरली क्या कर सकते हैं? तो कॉपर सल्फेट फॉर्मेशन रिएक्शंस कर सकते हैं, हाइड्रोजन है H2S बना सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे कॉपर सल्फेट हो जाएगा और यहाँ पे H2S फॉर्म हो सकता है, तो बोथ आर सॉफ्ट। ये भी कॉपर सल्फेट भी फॉर्मेशन हो रहा है, H2S आपका गैस बाहर निकल। यहाँ पे देख लीजिए, BF3 इज द हार्ड एसिड, बिकॉज यहाँ पे मोर बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो ये हार्ड एसिड हो चुका है।
तो हम इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपका BF3 है और ये हार्ड एसिड। इसकी रिएक्शंस करें आप OET2O। ऑक्सीजन कंटेनिंग जो लिगेंड्स होते हैं ये क्या होते हैं? हार्ड बेस। इनमें क्या हो जाएगा? एडिक्ट फॉर्मेशंस होगा, BF3OET2। सेकेंड है BH3 सॉफ्ट लेविस एसिड, और यहाँ पे हमने दिया है सल्फर कंटेनिंग जो लिगेंड्स है आपके वो क्या होंगे? सॉफ्ट है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। और इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है? BF3 के साथ OET2, Me2 के साथ BH3, यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे H2S देन कॉपर सल्फेट। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज दी थर्ड वन। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लगाना है? हार्ड एंड सॉफ्ट लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है? अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स करेगा आपके इस पर। अगर कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी उतनी कम उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो एक कंसेप्ट आता है बैक बॉन्डिंग। इफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज डिक्रीजेस। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक मेटल है और उसको अटैच है कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ दिस मेटल इज द इलेक्ट्रॉन रिच दिस कार्बन मोनोऑक्साइड दैट कंटेनिंग pi एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट जनरली शोज बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये क्या कर जाएगा? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएंगी। कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। अगर कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपकी डिक्रीज होगी। मगर इफ मेटल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया इसका मतलब रीच हो चुका है। इफ मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स और लेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी मेटल्स, दे डज नॉट शो बैक बॉन्डिंग और वेरी वीक बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसका मतलब कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। तो मेटल क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दिया है मोलिब्डेनियम CO3 PF3। यू नो दैट PF3 एक्ट एज ए पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर, और दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नॉट ए डोनेटिंग, विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉइंग ग्रुप हो रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैपेसिटी क्या होगी? PF3 सबसे ज़्यादा पाई एक्सेप्टर है, उसके बाद PCl3, देन उसके बाद कौन आ जाएगा? दैट आ जाएगा आपका PPH3, एंड देन आ जाएगा आपका PMe3। तो PMe3 इज दिस डोनर, सिग्मा डोनर है इसके पास। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट। बट PF3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेटल्स है, मेटल को अटैच कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल्स, डिक्रीज, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज हुई तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। बट ऐसा हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल्स, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मेटल इंक्रीज होगी तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी भी आपकी डिक्रीज होगी। बात समझ आ गई है? तो जहाँ पे बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, यानी सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग आपकी कहाँ पे हो रही है? थर्ड के अंदर होगी, बिकॉज PMe3 एक्ट एज ए मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। PF3 इज द लेस इलेक्ट्रॉन और विड्रॉइंग ग्रुप। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, देन सेकेंड, देन फोर्थ, देन थर्ड। तो थर्ड सबसे लास्ट में कहाँ पे है? यहाँ पे, इसलिए आपका आंसर आ चुका है। तो फोर्थ ऑप्शन इज दिस करेक्ट। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो इस वे से आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कंसेप्ट को समझ सकते हो। तो पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे और देन अप्लाई करें, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है और इजी है। द विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ द सॉल्ट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर मेजर इन aqueous solutions. Among these complex, which would be exhibit absorption spectrum with the highest E Maxwell? तो यहाँ पे आता है सिलेक्शन रूल। हाई ई मैक्स वैल्यू कब हो सकती है? जब आपका स्पिन भी अलाउड हो और लेपर्ड भी अलाउड हो। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन रूल है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स, इफ योर कॉम्प्लेक्स स्पिन अलाउड एज वेल एज लेपर्ड अलाउड,
उसकी सबसे ज़्यादा क्या होगी, Emax वैल्यू, एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद आता है स्पिन अलाउड, लेपर्ड फॉरबिडन, और सबसे कम Emax वैल्यू और एब्जॉर्प्शन किसका रहेगा, जहाँ पे स्पिन भी फॉरबिडन हो गए और लेपर्ड। तो समझ चुके आप। तो हमें देखना पड़ेगा स्पिन अलाउड और लेपर्ड अलाउड, यानी मैं इसको लिख देता हूँ डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 बट डेल्टा एल नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एल नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे स्पिन अलाउड भी होगा, लेपर्ड अलाउड होता है, वहाँ पे कौन सा स्पेक्ट्र आ जाता है, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज नहीं, जो भी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम दिखाएगा, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, उनका सबसे ज़्यादा क्या होगा, Emax वैल्यू होंगी और एब्जॉर्प्शन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा Emax। तो यहाँ पे आपको दिया गया है MnO4 निगेटिव। MnO4 निगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया 3D। Mn कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Mn इज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn इज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इज D0, और उसको अटैच कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दैट कंटेनिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देगा और इसको बोलेंगे हम लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आपकी स्पिन अलाउड भी होते हैं और लेपोर्टी अलाउड भी होती है, लेपोर्टी अलाउड भी होते हैं। तो इसमें सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों अलाउड है, देखो हमने बोला कि डी ट्रांजिशन होता था, ये डी ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि हम इसमें देख लेते हैं Mn अटैच टू ऑक्सीजन मेटल, ये कौन सा है, डी का है, और ये कौन सा है आपका, पी का है, डी ऑर्बिटल वाला पी है। इसकी एल वैल्यू कितनी आती है, 2, इसकी एल वैल्यू कितनी आती है, 1। तो एल इज इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और नॉट, यानी लेपोर्टी अलाउड। सेकंड है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ रहे हैं, पी से डी में आ रहे हैं। तो पी जो होते हैं वो अनजिरेट होते हैं, और जी जी जो होते हैं वो जिरेट होते हैं। तो यहाँ पे लेपोर्ट भी अलाउड हो रहा है, बिकॉज पैरिटी इज चेंज, पैरिटी भी चेंज हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, लेपोर्टी अलाउड भी हो रहा है और स्पिन अलाउड भी हो रहा है। तो जहाँ पे भी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्टर होते हैं वो स्पिन अलाउड होते हैं एज वेल एज लेपोर्ट अलाउड होते हैं। दैट्स वाई उनमें जो एब्जॉर्प्शन होगा, उनमें जो कलर प्रॉपर्टीज होंगी वो डार्क कलर देंगे आपको एकदम। इसलिए आंसर आपका आ जाएगा मैक्सिमम, बोला इसने हाईएस्ट, तो आपका आ जाएगा MnO4 जनरली यूज मैक्सिमम और हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन, हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन। काफी इंटरेस्टिंग था और काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन बनाए। ओके, the next question is the increasing order of energy level of the tetragonal elongation of hexa-coordinate system. Hexa-coordinate means octahedral. tetragonal elongation में यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात हो रही है। और विच जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। टेट्रागोनल इलोंगेशन की अगर बात करें तो टेट्रागोनल इलोंगेशन में क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। कॉपर 1 2 3 4, यहाँ पे मैं NH3 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 और, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। तो मैं यहाँ पे कौन सी एनर्जी आती है, मैं समझाने के लिए आपको एक एनर्जी कैसे निकालते हैं। ऑक्टाहेड्रल है, डी ऑर्बिटल से आपके डी 1 2 3 4, बोलते हैं हम DXY DXZ DYZ DX² माइनस वाई स्क्वायर और DZ², DZ। ऑक्टेडल आर स्प्लिट इनटू द 2 एनर्जी लेवल्स, ऑक्टेडल स्प्लिट होंगे 2 एनर्जी लेवल्स में, इसको बोलते हैं हम T2G और T3। बिकॉज लिगैंड्स आर अप्रोच इन दी अलोंग द एक्सिस, और अलोंग द एक्सिस में कौन होते हैं, EG ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए वो हाईएस्ट एनर्जी में चलाएंगे और ये लोएस्ट एनर्जी में जाएगा। तो ये हो गया आपके DXY DXZ DYZ देन DX² माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ। जब भी जॉइंट लेयर डिस्टॉर्शन होता है, फॉर एग्जांपल मैं D9 केस ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी EG अनसिमेट्रिकल होता है तो यहाँ पे जॉइंट लेयर डिस्टॉर्शन होगा, और जब भी जॉइंट लेयर डिस्टॉर्शन होता है तो रिमूवल ऑफ डीजेनरेसी होती है, रिमूवल ऑफ डीजेनरेसी, यानी जो भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, जैसे T2G आपके डीजेनरेट फॉर्म में, EG डीजेनरेट फॉर्म में है, जब भी जॉइंट लेयर डिस्टॉर्शन होगा, रिमूवल ऑफ डीजेनरेसी, रिमूव हो जाएगी, उसकी डीजेनरेसी रिमूव हो जाएगी, एंड दिस 2 एनर्जी लेवल इज कन्वर्टेड इनटू दी 4 एनर्जी लेवल।
2 एनर्जी लेवल कायम में कन्वर्ट हो जाएंगे 4 एनर्जी लेवल्स में। कौन से बॉन्ड को इलॉन्ग कर रहे हैं आप? जेड वाले को। ये जेड वाला बॉन्ड है, जेड एक्सिस पे है, तो जेड एक्सिस वाला दूर जा रहा है न्यूक्लियस से, तो उसका रिपल्शन कम होगा। जिसका रिपल्शन कम होगा वो लोवेस्ट एनर्जी में आएंगे। डी जेड स्क्वायर लोवेस्ट एनर्जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हाईएस्ट एनर्जी, राइट। डी जेड को कौन रिजेंबल कर रहा है? डी एक्स जेड और डी वाई जेड, जिसमें जेड होंगे। और डी एक्स वाई को कौन रिजेंबल कर रहा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डी एक्स वाई। तो दिस इज दी सिंपल सिस्टम स्प्लिटिंग ऑफ जेड आउट केस, जेड आउट इलोंगेशन। तो एनर्जी ऑर्डर कैसे आ जाएगी? सबसे हाईएस्ट एनर्जी में कौन होगा? द हाईएस्ट एनर्जी में रहेगा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद डी जेड स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स वाई, और उसके बाद डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सारी चीज़ें हमने समझ लिए D9 केस को समझ के कि ये इसकी जो एनर्जी आएंगी सबसे हाईएस्ट में आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद डी जेड स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स वाई, सबसे लास्ट में आएगा डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। और दैट सिंपली कॉल्ड एज दी जेड आउट और आल्सो कॉल्ड एज द टेट्रागोनल इलोंगेशन। टेट्रागोनल इलोंगेशन काफी इंटरेस्टिंग था, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यस, वेरी गुड। पैरेलिटी, पैरेलिटी किस पर डिपेंड करेगी? एक छोटी सी ट्रिक्स बताता हूँ, सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा, वही याद रखना है और हर जगह अप्लाई करना है। तो जहां पे भी सिग्मा प्लेन पोजेस करेंगे, कोई भी हो सकता है, सिग्मा वर्टिकल प्लेन, सिग्मा हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल डायहेड्रल प्लेन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो सकते हैं, चाहे वो डायहेड्रल हो सकते हैं। जहां पे भी सिग्मा प्लेन पोजेस करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो अकायरल हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव इज अकायरल। जहां पे भी सिग्मा प्लेन पोजेस नहीं करेंगे, सिग्मा प्लेन पोजेस नहीं करेंगे, इसका मतलब वो क्या होगे? ऑप्टिकली एक्टिव, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो पैरेलल हो जाएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो पैरेलल हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम बहुत अच्छे एग्जांपल्स, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल्स हमें कि आपको, अगर मैंने क्या बोला कि जहाँ पे भी सिग्मा प्लेन पोजेस करेगा वो अकायरल होंगे, और जहाँ पे सिग्मा प्लेन आपका पोजेस नहीं करेगा वो आपके कायरल हो जाएंगे। तो मैं यार एग्जांपल बताता हूँ आपको। रोडिनियम इथिलीन डायमंड बाय 3, तो दिस इज द चिलेटिंग लिगेंड्स। इथिलीन डायमंड इज द बाइडेंटेड लिगेंड्स, और बाइडेंटेड लिगेंड्स है तो यह चिलेटिंग लिगेंड्स है, राइट। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? Chromium EDTA, EDTA is the hexadentate ligands. EDTA is hexadentate, यही इसका ही, बट इसमें क्या रहेगा? कोऑर्डिनेट रहेगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट होगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट होगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट होगा, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है। EDTA का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA. EDTA is the unsymmetrical ligands और हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अगर यहाँ पे कोई क्रोमियम है, क्रोमियम है, और क्रोमियम कोऑर्डिनेट कर रहा है इसके साथ, ये एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स एंड 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे कोई प्लेन पोजेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो लिगेंड्स है आपके, दिस लिगेंड्स इज वेरी स्टेरिकली क्राउडेड और अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स, और अनसिमेट्रिकल लिगेंड होने की वजह से इन दिस केस द absence ऑफ द सिग्मा प्लेन, जहाँ पे absence ऑफ सिग्मा प्लेन होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और दे आल्सो कायर। बट प्लैटिनम डाइन, डाइन की बात करते हैं, तो इथिलीन डायमाइन, दे आल्सो कॉल्ड एज डाइन, और एक क्लोरीन आपको दिया है, तो मैं सिंपली इसको अरेंज करता हूँ। डाइन कैसे हो गए? टू इथिलीन डायमाइन, दैट आल्सो कॉल्ड एज द डाइन, डाइथली डायमाइन नहीं हो, EN सिंपली कॉल्ड एज द इथिलीन डायमाइन। और इसमें क्या होते हैं? 2 इथिलीन डायमाइन होंगे तो उसको बोलेंगे डाइन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, नाइट्रोजन्स नाइट्रोजन्स H2 NH2 H2 NH2, तो दैट सिंपली कॉल्ड एज डाइन। यहाँ पे प्लेटिनम होगा 1 2, और एक साइड में कौन है? क्लोरीन। तो इसको हम बोलेंगे डाइन, बिकॉज यहाँ पे जो यूनिट है, द नंबर ऑफ यूनिट अगर आप देख रहे हो, एक इथिलीन डायमंड्स, 2 इथिलीन डायमंड, यहाँ पे 3 हो चुका है, इसलिए हम 2 याद कर सकते हैं, ये 3 हो चुके हैं, हम इसको 2 करें, तो ये एक इथिलीन डायमंड हो चुका है और ये सेकंड इथिलीन डायमंड हो चुका है, बट ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो गए, इसलिए इसको डाइन बोल रहे हैं, डाइन। तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए उसको इस टाइप से रखता हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए इस टाइप से इसको अरेंज करते हैं। तो कुछ चीज़ें होती है जिसे समझाना बहुत ज़रूरी है। ये आपका क्लोरीन है, ओके। तो ये आपका डाइन है, ठीक है। तो डाइन यानी ये यहाँ से कोऑर्डिनेटेड है, ये से कोऑर्डिनेटेड है, और आपके 2 इथिलीन डायमाइंड्स है, तो और ये क्लोरीन है आपका, दिस वन इज क्लोरीन। बट यहाँ पे अगर हम सिग्मा प्लेन पोजेस करेंगे, यहाँ से अगर आप सिग्मा प्लेन पास कर रहे हो, दिस इक्विवेलेंट टू ईच अदर, यहाँ से अगर आप सिग्मा प्लेन पोजेस कर रहे हो, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मिरर कर रहे हैं, इक्वल
मिरर कर रहे हैं और एक दूसरे को अगर ये मिरर करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या पजेस करेगा? सिग्मा प्लेन। सिग्मा प्लेन पजेस करेगा तो ये कायरल होगा कायरल। ये क्या होगा आपका? कायरल। तो इसके अंदर 2 कायरल है और 1 अकायरल है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या मिलने वाला है? द आंसर इज़ फर्स्ट आल्सो कायरल, सेकंड आल्सो कायरल और थर्ड इज़ द अकायरल रिस्पेक्टिवली। जैसे पूछा है उस वे से आपको पूछा है, इसका मतलब है रिस्पेक्टिवली पूछा है। तो इस वे से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा समझना है, जहाँ पे भी सिग्मा प्लेन पजेस करेंगे वो अकायरल होगा, जहाँ पे सिग्मा प्लेन पजेस नहीं करेंगे वो कायरल होने वाला है। ठीक है? तो इस वे से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनऑर्गेनिक पोर्शंस के काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर कंसेप्ट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख पाएँ, ठीक है? तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।